तो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र या रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम की पूरी प्रोसेस। तो जल्दी से आ जाइए सभी 10th क्लास के बच्चे स्पेशली, क्योंकि 10th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है हमारा ये टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। तो मैंने डायग्राम एक ये पहले से थोड़ा सा बना के रखा है, बाकी इसमें अब पूरी प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मानव श्वसन तंत्र में कहाँ से स्टार्टिंग है पूरा। ठीक है, तो इसके मुंह में नहीं जाइएगा आप कि इसका मुंह कैसा दिख रहा है, मुंह से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये किसी का मुंह नहीं बना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये वाला भाग, ये तो पता है हमको क्या है, ये है नासा छिद्र। ये है हमारा नासा छिद्र, जहां से हम सांस लेते हैं। ओके, अब ये है मुख गुहा। मुख गुहा, ये सेकंड चीज हो गई। अब इसके बाद देखो, ये नासा छिद्र से हमने सांस लिया तो ये वायु कहाँ आ रही है, ये देखो नीचे आ रही है वायु, जो कि ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, ग्रसनी। क्या है ये, ग्रसनी। ये जो गला वाला भाग है हमारा बीच का, तो उसको कहते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए, ये वायु को या तो एक इस साइड भी आ रहा है और एक हमारा थोड़ा सा वायु, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग पूरा हमारा इस साइड वाला क्या कहलाता है, ये पूरा पाचन तंत्र की क्रिया होती है इधर इस साइड में। ठीक है, अब यहां से देखो, ये वायु हमारी आई यहाँ पे, तो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा, स्वर यंत्र। क्या है ये, स्वर यंत्र बोलते हैं इसको, स्वर यंत्र, या और क्या बोल सकते हैं, लैरिंग्स, है ना, लैरिंग्स। ओके, सो ये देखो लैरिंग्स आया। इतना कि यहां से वायु आया कहाँ पे, ग्रसनी से होता हुआ वो कहाँ आ रहा है, स्वर यंत्र में आता है। ठीक है, अब स्वर यंत्र में आने के बाद ये वाला भाग देखो आप, ये जो रिंग वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमारी रिंग कहलाती है श्वसन नलिका। क्या कहलाती है, श्वसन नलिका। जितने भी ये वलय दिख रहे हैं हमको, ये कहलाती है श्वसन नलिका या ट्रैकिया। क्या कहते हैं इसको, ट्रैकिया। ओके, क्लियर। अब ये इसमें क्या होंगे, जितने भी वलय होंगे उसको क्या कहते हैं, श्वसन नलिका। हो गया इतना। अब देखो, ये श्वसन नलिका आगे जाके ये दो भाग में बट रही है। तो ये हमारे जो दो भाग हैं, है ना, जितने भी ये हमारे दो भाग दिख रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये दो भाग को बोलते हैं श्वसनी। क्या है ये, श्वसनी, या इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ये हो गए हमारे दो भाग श्वसनी के। अब इसके बाद श्वसनी से होते हुए ये जितनी भी शाखाएं दिख रही हैं, श्वसनी दो भागों में बंटने के बाद भी अनेक शाखाओं में बट जाती हैं। तो ये जितनी भी शाखाएं हैं उनको हम बोलते हैं श्वसनिका। श्वसनिका, क्लियर। श्वसनिका, या इसको और क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल। ओके, अब ये हो गया श्वसनिका। अब देखो, श्वसनिका के बाद ये वाले भाग जो हमारे दिख रहे हैं, ये श्वसनिका जो अनेक शाखाओं में बटी हैं, उसके बाद वाली शाखाएं जो दिख रही हैं उसको हम बोलते हैं क्या, कूपिका। ये क्या है, कूपिका। ओके, तो ये है हमारी कूपिका, या इसको और क्या बोल सकते हैं, एल्वेलाई, है ना, ये हो गया एल्वेलाई। तो ये इतना क्लियर हुआ कि किसको क्या क्या बोलते हैं, इतना समझ में आया। अब देखो, ये
शुरू से एक बार कि किसका क्या क्या कार्य रहता है, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा रही हूँ। ये नीचे वाला भाग, हाँ ये इसको भी देखो, ये है हमारा डायफ्राम। इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम, जो कि हमारे जो लंग्स रहते हैं, लंग्स के नीचे वाला भाग कहलाता है डायफ्राम। ओके, अब चलिए देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा कि क्रिया विधि कैसी है, सब क्या क्या कार्य करते हैं, कैसा क्या होता है। तो देखिए, नासा छिद्र से वायु आ रहा है कहाँ? ग्रसनी में, है ना। ग्रसनी में आने के बाद एक ये वाला भाग तो हमारा पाचन तंत्र की क्रिया करेगा पूरा। अब इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ से वो वायु आया कहाँ? स्वर यंत्र में। अब देखो स्वर यंत्र, स्वर यंत्र क्या होता है? जैसे कि हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, निःश्वसन, निःश्वसन और निःश्वसन, है ना, ये दोनों क्रिया करते हैं। तो दोनों क्रिया में जो स्वर यंत्र में है ना, स्वर कोश रहते हैं। क्या रहते हैं स्वर यंत्र में? स्वर कोश, स्वर कोश पाए जाते हैं। तो ये स्वर कोश में ही क्या होगा, जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो एक कंपन होती है ना, आवाज में एक कंपन होती है। तो कंपन होने के साथ ही ये हमारा स्वर कोश से जो आवाज आती है, तो वही है ये स्वर यंत्र। या निःश्वसन, निःश्वसन, या सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये दोनों के दौरान मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, तो जो हमारी आवाज आ रही है वो कहाँ से आ रही है? ये लैरिंग्स से या स्वर यंत्र से, है ना। अब इसके बाद देखो, स्वर यंत्र के बाद यहाँ पे आगे आ गया वायु, कहाँ पे? श्वसन नलिका या ट्रैकिया में, है ना। तो श्वसन नलिका क्या होता है कि यहाँ पे देखो, वायु की अनुपस्थिति में, है ना, क्या होगा जब वायु की अनुपस्थिति होती है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि वायु की अनुपस्थिति हो जाती है, हवा कहीं से नहीं मिल पा रही है, तो क्या होता है? श्वसन नलिका क्या होगा कि श्वसन नलिका को क्या होगा? ये बंद होने से रोकती है। श्वसन नलिका को क्या होगा? बंद होने से रोकेगा, बंद होने से रोकेगा, रोकेगा। वायु की अनुपस्थिति होगी तो श्वसन नलिका क्या होगा? उसको बंद होने से रोकता है ना, कि वो आगे जाके बंद ना हो, चलते रहे। तो उसका श्वसन नलिका का ये कार्य है। अब इसके बाद ये वाला भाग जो दो शाखाओं में बटा है, तो श्वसनियों की संख्या हमेशा कितनी होती है? दो। दो भागों में ये बट जाती है, दो भागों में बटी हुई है ना, दो भागों में बटी है क्या? श्वसनी हमारी। तो ये दो भागों में बट गई, और दो भागों में बटने के बाद ये श्वसनी क्या होगी कि और भी अनेक शाखाओं में बट जाती है। तो जिनको क्या बोलते हैं? अनेक शाखाओं को श्वसनिका कहा जाता है। क्लियर? अब श्वसनिका के बाद जो ये फूले हुए भाग दिख रहे हैं हमारे, इनको बोलते हैं कूपिका या एल्वेलाई। तो कूपिका में क्या होगा? हमारे लंग्स में अगर देखा जाए तो कूपिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? कूपिकाओं की संख्या लगभग देखा जाए तो 30 करोड़, है ना, अप्रोक्स 30 करोड़ कूपिकाओं की संख्या होती है ना। और एक चीज और याद रखना कि हमारे फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई भी कहलाती है। क्या कहलाएगी कूपिका? फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो कूपिका को कहते हैं ना, जो कि क्या कार्य करती है कूपिका? गैसों का आदान प्रदान करती है। गैसों का क्या करेगी? आदान प्रदान करती है। जैसे ही वो सांस हम ले रहे हैं, फेफड़ों में हमने सांस लिया, तो जैसे ही सांस लेंगे, है ना, तो और छोड़ेंगे, तो संकुचन की और शिथिलन की जो क्रिया होती है वो ये कूपिकाओं में होती है, गैसों का आदान प्रदान। और ये भाग जो है लास्ट में, ये हमारा लंग्स है, बाहरी जो भाग है वो कहलाता है लंग्स, है ना। तो क्लियर हुआ इतना सब कि मानव श्वसन तंत्र की पूरी प्रोसेस किस प्रकार से होती है। अब इसके बाद चलिए देखते हैं कि इसमें आगे लिखना भी है, तो उसमें कैसे करके अपन को पूरी प्रोसेस समझ में आएगी, है ना। तो आई होप कि आपको ये पूरी प्रोसेस है जो श्वसन तंत्र की, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप एक दो बार बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, एकदम इजी। तो चलिए देखते हैं मानव श्वसन तंत्र की संरचना। जितने भी पार्ट हमने पढ़ा था डायग्राम में, तो वो पूरे पार्ट का कार्य क्या क्या है पूरा संक्षिप्त में देखते हैं कि आखिर पूरी क्रिया विधि कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं। देखो मानव श्वसन तंत्र की संरचना। सबसे फर्स्ट में तो देखो स्वर यंत्र या लैरिंग्स, है ना। लैरिंग्स क्या होते हैं? इनमें स्वर कोश होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या होंगे? स्वर कोश होते हैं, जो कि, है ना,
निश्वसन के दौरान निकली वायु द्वारा कंपित होकर आवाज उत्पन्न करते हैं। निश्वसन के दौरान मतलब सांस लेने के दौरान, है ना। जब वातावरण से O2 को हम ग्रहण करते हैं तो एक कंपन की क्रिया होती है, कंपन होती है। तो जब हम आवाज हमारी निकल रही है तो वो काय में स्वर यंत्र के द्वारा ही सुनाई देती है ना। ये हो गया हमारा स्वर यंत्र। उसके बाद है सेकंड श्वसन नलिका या ट्रैकिया। तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि यहाँ पे देखो श्वसन नलिका है ना। श्वसन नलिका मतलब ऐसा वाला जो वलय था, तो वलय वाला जो भाग रहता है जो है क्या है, श्वसन नलिका। तो क्या करेगा ये, वायु की अनुपस्थिति में श्वसन नलिका को बंद होने से रोकती है। कौन रोकती है, जो हमारी ये वलय है, ये जो वलय बनी है, तो वलय क्या करेगी कि वायु की अनुपस्थिति में श्वसन नलिका या तो ट्रैकिया को क्या होगा, बंद होने से रोकती है। बंद हो जाएगा तो फिर आगे श्वसन की क्रिया ही कैसे होगी, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, वलय का ये कार्य होता है। अब देखना थर्ड में श्वसनी या ब्रोंकाई। तो श्वसन नलिका दो श्वसनियों में बट जाती है। तो इसके बाद मैं आपको बताई थी, है ना, कि ये हो गया, इसके बाद ये दो श्वसनियों में बट जाती है। तो वो हो गया ये। अब है श्वसनिका, दोनों श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर। अब इसके बाद देखिए ये हो गया, है ना। इसके बाद ये दोनों श्वसनी, फिर इसके बाद मैंने दो लंग्स बनाए थे, है ना। तो दोनों क्या होंगे, ये श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर अनेक श्वसनिकाओं में शाखाओं के रूप में बट जाती है। ओके। अब है कूपिका। कूपिका या एल्वेलाई क्या होता है, प्रत्येक श्वसनिका का सिरा फूल कर। मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी हैं ये, है ना, ये सिरा फूल कर क्या बनाता है, कूपिका बनाता है। अब इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, क्या है कि कूपिका फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, है ना। अब इसके बाद है जहाँ गैसों का विनिमय रक्त में होता है। तो गैस का जो विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा, हमारे ब्लड में होता है। क्या होगा पहले देखिए, ये है, देखो ये वायु है, वायु कहाँ गया, हमारे रक्त में। जैसे ही हमने सांस लिया, निश्वसन और निःश्वसन की क्रिया अगर हम किए तो उसके बाद क्या होगा, वायु गया रक्त में। रक्त में जाने के बाद क्या होगा, वो कूपिका द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। वायु का होगा, वायु रक्त में गया, रक्त में जाने के बाद जितनी भी हमारी ये कूपिकाएं हैं तो इनके द्वारा वायु का उपयोग कर लिया जाता है ना। अब देखो श्वसन की क्रिया तो हो रही है, लेकिन श्वसन की क्रिया कैसे, निश्वसन और निःश्वसन, इसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे। इसलिए याद रखिएगा कि निश्वसन मतलब होता है इंस्पायरेशन और निःश्वसन मतलब होता है एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन, इन मतलब अंदर, है ना, सांस लेना, और एक्स मतलब बाहर सांस छोड़ना। तो सांस लेना तो क्या होगा, वातावरण से O2 को फेफड़ों के द्वारा ग्रहण करना, क्या हो जाएगा ये, निश्वसन। और निःश्वसन मतलब क्या होगा, फेफड़ों द्वारा CO2 को वातावरण से मुक्त करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ये पूरी प्रोसेस है हमारी श्वसन तंत्र की। तो सांस लेना इतना आसान नहीं है। हम तो नॉर्मली हैं तो ये है कि सांस ले रहे हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है सांस लेना। इतनी पूरी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ पाते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या आप एक छोटा सा नोट